हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त भारत के आज़ादी के पर्व की ढेरों बधाइयाँ दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा गया उसका ज़रूर हिस्सा बने होंगे और पूरी ईमानदारी से आप ध्वज फहराए होंगे घरों पे अपने। और इसके ध्वज फहराने के साथ साथ आप तमाम उन शहीदों को जो देश की स्वतंत्रता में अपनी जो है प्राणों की आहुति दी थी, उन सभी को आप नमन किए होंगे, उन्हें याद किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की ओर बढ़ते होंगे और बढ़ेंगे। और आज का जो मॉडल पेपर है हमारा, वो 8वां मॉडल पेपर है। और जो इतिहास का जो आज का चैप्टर होगा हमारा, वो होगा गुप्त और गुप्तोत्तर वंश। इस पे आज संभावित जितने भी पेट के एग्जाम में जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये 40 क्वेश्चनों का सेट है दोस्तों। टॉप 40 क्वेश्चन इसमें हमने सेलेक्ट किए हैं और 40 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास की ओर बढ़ते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ साथ यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ साथ क्लास की पूरी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, स्टडी विद आसिफ। उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे क्लास के बाद क्लास की पूरी पीडीएफ अपलोड करा दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? ये आपको बताना है। गुप्त वंश का कार्यकाल पूछा गया है इसमें। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस अवधि में शासन किया था। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों आप देख सकते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है 319 से 500 ईस्वी, और दूसरा ऑप्शन है 319 से 324 ईस्वी, और तीसरा ऑप्शन है 325 से 375 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है 566 से 597 ईस्वी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। आप जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, आप सारे क्वेश्चनों को आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। और इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सॉल्व करने का पेपर। तो इससे जरूर, इसलिए आपको जरूर आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो पहले क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुप्त वंश का जो कार्य की अवधि है दोस्तों, वो है 319 से 500 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासनकाल किया था गुप्त वंश के शासकों ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। आपको बताना है जो पहला गुप्त शासक था ज्ञात, उसमें आपको बताना है कौन सा है इसमें से। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें आपको राइट आंसर बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पहला ज्ञात गुप्त शासक पूछा गया, ज्ञात जिसकी जानकारी मिलती है दोस्तों, वो है श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्रीगुप्त जो है ये पहला गुप्त शासक था। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? 4 अश्वमेधों का संपादन इनमें से किसने किया था, आपको ये बताना है। और चारों ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। इसमें जो चारों ऑप्शन आपके हैं वो हैं पुष्यमित्र, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जरूर कमेंट करके इन क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो चारों अश्वमेधों का संपादन किया था दोस्तों, वो किया था प्रवरसेन प्रथम ने। आपको ये याद रखना है, ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये आज का चौथा क्वेश्चन है। भारत के नेपोलियन के बारे में पूछा गया है। आपको बताना है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। और आपके जो ऑप्शन है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है अशोक महान, और चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत के नेपोलियन की बात किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है समुद्रगुप्त के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपको बहुत ध्यान देना है दोस्तों इस क्वेश्चन पे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है, वो बताना है आपको किसके शासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है या सूचना देता है। ये आपको ये बताना है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में
हमें सूचना देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देख लेते हैं चारों चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में, या चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के बारे में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में, या समुद्रगुप्त के बारे में। तो यहाँ पे आपको बताना है किसके शासनकाल के बारे में जो है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है हमें जानकारी या सूचना देता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के शासन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है या सूचना देता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है, ये आपको बताना है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है, और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये भी जो है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है, आपको ये भी ध्यान देना है। इलाहाबाद का जो है स्तंभ लेख और प्रयाग प्रशस्ति ये दोनों समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। ये सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है समुद्रगुप्त के शासनकाल की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, ये आपको बताना है। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण कब किया था, किसके शासनकाल में। तो आपके जो ऑप्शन है, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या कुमारगुप्त के प्रथम के शासनकाल में, या स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या बुधगुप्त के शासनकाल में। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो है हुड़ों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों ने आक्रमण किया था, और स्कंदगुप्त ने हुड़ों को रोका था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों सारे क्वेश्चनों को। सारे क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बहुत ध्यान से देखना है सारे क्वेश्चनों को, और जो क्वेश्चन नहीं याद है, नहीं पता है, वो उनको आपको लिख के रखना है अपने पास। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी। आपको विजय बताना है किसने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी, और आपके जो ऑप्शन है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पे आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैं अभी बताया कि स्कंदगुप्त जो इन्होंने ही हुड़ों को रोका था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था, और ये स्कंदगुप्त ने ही हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कालिदास किसके शासनकाल में थे, आपको बताना है किसके शासनकाल में कालिदास थे, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है चारों, वो हैं समुद्रगुप्त, अशोक महान के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आपको इसमें बताना है कि किसके शासनकाल में कालिदास थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कालिदास की बात की जाए तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, आपको बताना है। सिक्के किसके शासनकाल में सर्वप्रथम जारी किए गए थे, किस गुप्त के शासक के कार्यकाल में। और आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, घटोत्कच, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है दोस्तों कि किसके शासनकाल में जो है सिक्के जारी किए गए थे। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में जो है प्रथम बार जो सिक्के जारी किए गए थे, ये आपको ध्यान देना है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में प्रथम बार सिक्के जारी किए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह प्रथम बार आरंभ हुआ, आपको बताना है बाल विवाह प्रथम बार कब आरंभ हुआ था, किसके वंश में, किसके काल में। और यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लेते हैं कौन से दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, या हर्षवर्धन के काल में। इनमें से आपको बताना है किसके काल में जो है बाल विवाह प्रथम बार आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, कुषाण काल में बाल विवाह प्रथम बार आरंभ हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है सती प्रथा की बात की जाती है इसमें कि सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख या साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, ये आपको बताना है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख या साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है एरण से, जूनागढ़ अभिलेख से, या मंदसौर से, या सांची के स्तूप से। आपको बताना है यहाँ से। तो यहाँ पे आपके जो राइट आंसर हो जाएगा जिस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा एरण से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख या साक्ष्य मिला था वो मिला था एरण से, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की, ये यहाँ पे बताना है आपको। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या घटोत्कच ने। आपको इनमें से बताना है कि गुप्त संवत की संवत पूछा है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे गुप्त संवत की बात की जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इसको ध्यान देना है आपको। गुप्त संवत की स्थापना की बात जब की जाए तो वहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आपको बताना है। स्वर्ण युग का शासनकाल किसका है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मौर्य वंश का, शुंग वंश का, गुप्त वंश का, या मगध उत्तर का। आपको इनमें से बताना है इनमें से किसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो शासनकाल है इसे ही जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, आपको बताना है। भूमि राजस्व की जो दर थी वो क्या थी, ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है उपज का चौथा भाग राजस्व के रूप में दिया जाता था, या उपज का छठवां भाग राजस्व के रूप में दिया जाता था, या उपज का आठवां भाग, या उपज का आधा भाग। इनमें से बताना है कि राजस्व की जो दर थी वो क्या थी गुप्त काल में या गुप्त युग में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपज का छठा भाग जो था ये राजस्व की दर थी उस समय गुप्त काल में, गुप्त वंश में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन पूछा गया है सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा, ये आपको बताना है सांख्य दर्शन के बारे में। और आपके जो ऑप्शन है गौतम द्वारा, जैमिनी द्वारा, कपिल द्वारा, या पतंजलि द्वारा। आपको बताना है इसमें से कि सांख्य दर्शन जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पे इन चारों को देख लेते हैं दोस्तों। गौतम की बात किया जाता है, गौतम जो है इनके द्वारा न्याय दर्शन, आपको ध्यान देना है, न्याय दर्शन गौतम के द्वारा। और मीमांसा जो है जेमिनी के द्वारा। आपको ये भी मीमांसा की बात आती है तो जेमिनी वहाँ पे आ जाता है। सांख्य दर्शन जो है वो पतंजलि हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और सॉरी कपिल हो जाएगा सांख्य दर्शन, और पतंजलि द्वारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा योग दर्शन। यहाँ पे पतंजलि द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट हो जाएगा। चारों को मैंने बताया, को ध्यान देना है चारों का। गौतम की बात होती है तो वहाँ पे न्याय दर्शन होगा, जैमिनी की बात होती है तो वहाँ पे मीमांसा दर्शन होगा, आपको ध्यान देना है। और सांख्य दर्शन में कपिल द्वारा हो जाएगा, और योग दर्शन की जब बात होगी वहाँ पे पतंजलि हो जाएगा। ये आपको चारों बहुत ध्यान देना है दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन में पूछता है ये। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने की थी, ये आपको बताना है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। और आपके जो ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम के द्वारा, वत्सराज के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, या मिहिर भोज के द्वारा। आपको इसमें से बताना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा या किसने की थी। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये आपको बताना है। हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, कौन रचयिता है इसका। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, या परिमल गुप्त। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि हर्षचरित जो है ये पुस्तक किसने लिखी थी। तो यहाँ पे हर्षचरित की बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पे हर्षचरित की रचना जो की थी वो बाणभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, आपको पता ही होगा दोस्तों, इसे भी ध्यान देना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, ये आपको बताना है। थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी ये आपको बताना है यहाँ पे। और आपके जो ऑप्शन है प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगीर, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। उसके बाद इन्होंने थानेश्वर से अपनी राजधानी जो स्थानांतरित की थी वो की थी कन्नौज। ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था और वो कहाँ किया था, ये आपको बताना है। दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पे किया था। आपके जो ऑप्शन है वो कन्नौज तथा प्रयाग में, बी है प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी है थानेश्वर तथा वल्लभी में, या डी है वल्लभ तथा प्रयाग में। आपको इनमें से बताना है जो 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था हर्षवर्धन ने, वो कहाँ पे किया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो दोनों धार्मिक सम्मेलन हुए थे वो हुआ था पहला कन्नौज में, दूसरा प्रयाग में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आपको बताना है। 21वां क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की बात कर रहा है, किसके शासनकाल में ये भारत आया था। और आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, सम्राट हर्ष के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। आपको बताना है किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। तो यहाँ पे ह्वेनसांग की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन के कार्यकाल में जो है ह्वेनसांग भारत आया था। ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ह्वेनसांग से ही रिलेटेड है कि चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा, इसमें से किस विश्वविद्यालय में जो है ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा कहाँ पर स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाती है तो जब इसकी स्थापना कहाँ हुई ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में नालंदा स्थित है, आपको ध्यान देना है। कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी बना के आपको कंफ्यूज कर देता है, आप इजी क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। इसमें आपको भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे भी आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है सारे क्वेश्चनों को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात होती है तो इसमें विक्रमशिला जो प्राचीन विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, आपको बताना है किस शासक ने इसकी स्थापना की थी। और आपके ऑप्शन है धर्मपाल ने, गोपाल ने, देवपाल ने या महिपाल ने। इसमें किसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिपाल ने जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे क्षमा करिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, क्या था आपको बताना है। गुप्तोत्तर युग में जो व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था, ये आपको बताना है। इसमें आपके जो चारों ऑप्शन है वो देख लेते हैं। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं कन्नौज, उज्जैन, धार या देवगिरी, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज जो है गुप्तोत्तर युग का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। गुप्त राजवंश के बारे में पूछ रहा है कि किस लिए प्रसिद्ध था। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि सुधार के लिए, या साहित्य कार्यों के संरक्षण के लिए। इसमें से बताना है आपको गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला और स्थापत्य के लिए गुप्त काल प्रसिद्ध था, आपको ये ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था, ये आपको बताना है।
हर्षेन जो है निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? और आपके जो ऑप्शन है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि हर्षेन जो था वो निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था, कौन सा था ये आपको बताना है। भारतीय संस्कृत का जो स्वर्ण युग था वो कौन था ये आपको बताना है। और ऑप्शन देख लेते हैं इसमें चारों। जो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन था, उसमें मौर्य काल था, या राजपूत काल था, या चोल काल था, या गुप्त काल था। इसमें कौन सा काल था जो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग काल था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हैं, आपको बहुत ध्यान से गुप्त काल को पूरे पढ़ना है। 29वां क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, ये आपको बताना है। जो है किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, यहाँ पे ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सोने के, चांदी के, तांबे के या लोहे के। इसमें चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि किसके काल में, किस काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोना। सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे गुप्त काल में, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाहियान की बात की जाए तो किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था, ये आपको बताना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को राइट आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या कुमारगुप्त। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि फाहियान जो है वो किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो यहाँ पे फाहियान की बात किया जाए दोस्तों, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी, ये आपको बताना है। गुप्त शासकों की जो भाषा थी सरकारी या जिसे दरबारी भाषा बोलते हैं वो क्या थी? आपके ऑप्शन है पाली भाषा थी, प्राकृतिक भाषा थी, वह हिंदी भाषा थी, वह संस्कृत थी। इसमें से आपको बताना है गुप्त शासकों की जो है दरबारी भाषा क्या थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत जो थी इनकी दरबारी भाषा थी, आपको ध्यान देना है ये। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजंता की चित्रकारी की जो विषय वस्तु थी वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है। जो अजंता की चित्रकारी की गई है वो किस धर्म से संबंधित है। आपके ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से या शैव मत से। आपको इनमें से बताना है कि किस धर्म से या किस विषय वस्तु से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा, जो अजंता की चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म में संबंधित है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज रासो निम्न में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो एक रचना है, ये किसने लिखा था ये आपको बताना है। किसने लिखा था ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं भवभूति, जयदेव, चंद्रवरदाई और बाणभट्ट। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है ये कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाई यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 34वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? आपको ये बताना है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। आपके ऑप्शन है होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजपूत। ये चारों ऑप्शन दिए गए, हमको राइट आंसर इनमें से बताना है। तो यहाँ पे खजुराहो मंदिर का जो निर्माण कराया था दोस्तों वो कराया था चंदेल राजपूतों ने, आपको ये ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके जो ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मा पल्लव ने या शशांक ने। आपको बताना है कि हर्षवर्धन को इनमें से किसने जो है पराजित किया था। तो इसमें हर्षवर्धन जो पराजित हुआ था दोस्तों वो हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सांची क्यों विख्यात है, ये आपको बताना है। सांची क्यों विख्यात है? और आपके जो ऑप्शन है चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ये या गुहा चित्रकारी है, या अशोक के शिलालेख है। इसमें से आपको बताना है सांची जो है वो क्यों विख्यात है। तो यहाँ पे जो सांची के विख्यात की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे वो
जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए विख्यात है। तो आपको ये ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन जो किताबों से या रिलेटेड रचयिता जो भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी बहुत ध्यान से देखिएगा। इजी बार बार लेकिन इजी है, लेकिन बार बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके जो ऑप्शन है वो है तुलसीदास, सूरदास, कालिदास और रायदास। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अभिज्ञान शाकुंतलम किताब की बात की जाती है दोस्तों, तो वहाँ पे जो इसके लेखक हैं वो कालिदास हैं, को ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। आपको बताना है भोपाल शहर के बारे में कि किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान ने, धर्मपाल ने, राजा भोज ने या जयचंद्र ने। आपको बताना है इसमें से कि भोपाल शहर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी इसमें से। तो यहाँ पे जो आपका भोपाल शहर की स्थापना की बात होगी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक जो कादम्बरी है उसका लेखक कौन है, ये आपको बताना है कादम्बरी का लेखक। और आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन और बिंदुसार। ये चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो कादम्बरी का जो लेखक है दोस्तों यहाँ पे वो है बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के थे उन्हें क्या कहते थे। आपके ऑप्शन है दिनार, रुपयक, शतमान या करसारण। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है। जो गुप्त काल के चांदी के सिक्के थे उसे क्या कहा जाता था। तो आपके जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा रुपयक। गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के थे उसे रुपयक कहा जाता था। आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, और ये क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों में, और जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फायदा मिल सके। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों बस आज की क्लास यहीं तक, और मिलते हैं अगले सेशन में अगली क्लास के साथ, नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।